गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बताइएगा जरूर कि आपके यहाँ कैसा वेदर है इस समय, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यूपी और बिहार के कई हिस्सों में जो है अभी तक बारिश नहीं हुआ है। और पता नहीं कितना सच है ये, लेकिन महाराष्ट्र में ठीक ठाक बारिश हुआ है, मुंबई के अंदर बारिश हुआ है अच्छा खासा। अब थोड़ा कम हो गया बारिश जो है वो पानी गिरना। और मतलब यदि आप देखें तो पूरे दुनिया भर में जो है ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न बदल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोप के अंदर जो है वो इतनी गर्मी पड़ रही है कि उन लोगों को हैबिट ही नहीं उस गर्मी की। उनके घरों में हीटर इंस्टॉल थे ठंड के कारण। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया की कई बड़ी कंपनियां जो एयर कंडीशनर को मैन्युफैक्चर करती है वो एसी वहाँ बेच रही हैं। वहाँ पर जो है वो मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि यूरोप के अंदर जो है एयर कंडीशनर जो है वो मतलब कि एसी वहाँ पे हीटर हुआ, रूम हीटर हुआ करते थे वहाँ पे। जो ठंडा करने वाले साहब हमारे यहाँ एसी होते हैं ना ठंडा करने के लिए, वैसे एसी जो है वो रेयरली होते थे। वो होटल्स वगैरह में मिला करते थे, घरों में लोग नहीं लगाते थे। घरों में लोग जो है हीट जनरेटिंग सिस्टम लगाया करते थे या नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा ऑलरेडी इतना था कि ठंडा करने की जरूरत ही नहीं थी कुछ। जिससे मुझे इससे याद आता है कि मैं आज के कई साल पहले मुझे लगता है 2009 की बात होगी, 2009 की बात होगी। 2009 में 9 में मैं जो है वो गया था कालिम्पोंग, ठीक है। कालिम्पोंग जो है वेस्ट बंगाल में है अपना। उसके लिए आपको बागडोगरा एयरपोर्ट जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आप जो है वो बाई कार जो है कालिम्पोंग जाते हैं। जब कालिम्पोंग में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग के पास उस समय जो है वो हम लोग जनरली क्या करते थे कि ऐसा करते थे कि पहले से होटल की बुकिंग नहीं करते थे। एक जमाना था कि लोग वक्त पहले से होटल की बुकिंग नहीं किया करते थे, वहाँ जगह में पहुँचकर फिर होटल ढूंढ लिया करते थे, है ना। 2 स्टार 3 स्टार ऐसा होटल ढूंढ लिया करते थे। तो हम लोगों ने भी एक होटल कहीं ढूंढा और वहाँ पे जाके चेक इन किया तो भाई अब उसमें गर्मी लगे होटल में। तो उससे बोला भाई कि इसमें पंखा ही है क्या, एसी नहीं है? उसने कहा साहब एसी यहाँ पे कालिम्पोंग में आपको किसी भी 2 स्टार होटल में 3 स्टार होटल में आपको एसी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतना ठंडा रहता है कि एसी की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा यार अभी कहाँ ठंडा है, अभी तो बड़ा गर्म लग रहा है। तो बोला सर अभी इस साल 2 साल से गर्मी पड़ रही है, हम लोग भी सोच रहे हैं एसी लगवा लें इसमें। तो हमने बताया उस होटल को जो है वो 4 घंटे 5 घंटे में जो है बच्चे फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोगों ने एक ही उस समय जो है बड़ा वाला बेटा था, छोटे वाले बेटे का जन्म तो 2013 में हुआ। तो हम लोग जो है वो फिर 4-5 घंटे में रूम खाली कर दिए, फिर किसी दूसरे बड़े होटल में चले गए जहाँ पे एयर कंडीशनर प्रेजेंट था। पॉइंट ये है कि ये पूरा जो ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न बदल रहा है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। जो पोलर आइस पिघल रही है, जिसके चलते समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। फिर इसके अलावा जो है मजे की बात यह है कि बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है पर ड्रिंकिंग वाटर जो है फ्रेश वाटर की कमी आती चली जा रही है। दूसरी इसके बाद बात यह है कि ग्लोबल अभी जंगलों में आग लगी थी। अभी देखो हमारा मीडिया इतना बिका हुआ है इस समय कि यदि आप कोई भी न्यूज़पेपर को उठाकर देखेंगे ना, कोई भी अच्छी ग्लोबल न्यूज़ उसके अंदर मिलेगी नहीं। सिर्फ इलेक्शन की न्यूज़ मिलेगी, सिर्फ जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की तारीफ की न्यूज़ मिलेगी उसमें, कि एक पर्टिकुलर पार्टी की बुराई की न्यूज़ मिलेगी उसके अंदर। पूरा मीडिया हमारा जो है वो खत्म हो चुका ऑलमोस्ट। मतलब मैं मानता हूँ कि मीडिया ने जितना पतन दिखाया ना, उतना पतन तो कभी पॉलिटिशियन का नहीं हुआ जितना मीडिया का पतन हुआ है। हालांकि पॉलिटिशियन के कारण ही मीडिया का पतन हुआ, पर मीडिया ने अपना काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, ठीक, ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। तो लेकिन यदि आप कोई अच्छे अखबार को देखें जो थोड़ा सा अनबायस्ड वे में काम करता है, मतलब उस मामले में आप देखेंगे द हिंदू जो है इट इज़ ए गुड न्यूज़पेपर। दैनिक भास्कर इज ऑल्सो कवरिंग न्यूज़ इफेक्टिव वे। टाइम्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट बकवास न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सब बकवास इसके। तो लेकिन मैं एक जो है वो यूज़र हूँ एक्चुअली। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब लगभग सारे अखबार आते हैं। तो आपको बताऊँ मैं कि यदि आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कई सारे हिस्सों में जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के सेंट्रल अमेरिका, कई जंगलों में आग लगी हुई है और बड़ी बड़ी आग लगी है। शहर के शहर खाली करवाए जा रहे हैं और ये न्यूज़ है एक्चुअली में इस समय, क्योंकि पैटर्न क्लाइमेटिक पैटर्न ऐसा बदला है कि वहाँ पे अब चीज़ें जो है वो अगले 5-10 साल में चीज़ें अपने आप को रीसेट करेंगी। जैसे कहते हैं कि आने वाले 25 साल के बाद में नॉर्वे, जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे एक सबसे बड़ा बंदरगाह बनेगा। वहाँ पे जो है वो जहाँ जाया करेंगे जहाँ पर आज पहुँचने में दिक्कत होती है उनको,
नॉर्वे ओपन हो जाएगा। कनाडा का क्लाइमेट बिल्कुल इंडिया के समान हो जाएगा। कनाडा जैसे आज कनाडा जो है उसमें आप जो लोग कनाडा में आपके रिलेटिव होंगे, पहचान वाले होंगे, पूछेंगे आप मालूम चलेगा कनाडा में गर्मी पड़ने लगी इस समय, ठीक है। जो बहुत ठंडा हुआ करता था वो अब जो है नॉर्मल इंडिया जैसा हो जाएगा। इंडिया का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इंडिया के पास में जो हिमालय वाली बर्फ यदि जो है वो गर्मी से पिघलती है तो हम लोग फिर संकट में आ सकते हैं इसके। लेकिन मुद्दा वही है कि मैंने आपसे कहा ना कि सबसे बड़ा इस समय आपको पता है एक और बड़ी न्यूज़ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 2 हिस्से होने जा रहे हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टूट रहा है 2 हिस्सों में, 2 अलग अलग हिस्से निकलने वाले हैं। यानी अफ्रीका जो कनेक्टेड लैंड था आपस में वो 2 हिस्सों में टूट रहा है और ये चल रहा है। कब पूरा हिस्सा वो अलग अलग होगा ये कहना मुश्किल है, पर अफ्रीका के अंदर बड़े पैमाने पर सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, पलायन हो रहा है। मतलब जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो एक रियलिटी है और इसको मीडिया, पॉलिटिशियन सब छिपाते हैं क्योंकि कारण ये है कि इससे डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। विकास, डेवलपमेंट जो है वो इंसान के जिंदा रहने के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान को खत्म करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। चलिए, लंबा चौड़ा भाषण हो गया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे। मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग खेती करते हैं ना उन लोगों को इस बात की बहुत शिकायत है कि हमारी खेती सस्टेन नहीं करती है। जब फसल लगी होती है तब पानी गिरता है और जब फसल लगाते हैं तब पानी नहीं गिरता। तो पुराना क्लाइमेटिक पैटर्न को छोड़ के नए क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, खेती के तरीके भी बदलने पड़ेंगे, तब जाके खेती बच पाएगी। आज मैं आपको एक अच्छी बुक है अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस, जूलिया सैटन की बुक है अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस और द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस। इस बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले लेकिन आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल ये है कि जैसे आपने कभी देखा, आपसे मैं बोलूँ कि चलिए आप दौड़िए, चलिए पहले तेज चलिए फिर दौड़िए। आप सीधे सीधे जो है वो तेज दौड़ सकते हैं। सपोज कि मैंने कहा आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा या 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, आराम से दौड़ सकते हैं। जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं ना तो हम 5.5 से 6 किलोमीटर की स्पीड पे होते हैं। जब दौड़ते हैं तो हम 8 से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होते हैं। लेकिन मैं वही काम आपसे बोलूँ कि पीछे पलट के दौड़िए, उल्टे दौड़िए, सीधे नहीं चलना है, उल्टा दौड़ रहा है। तो आप बोलोगे सर उल्टे में तो गिरने का खतरा है कि हम जो है कहीं उलझ कर गिर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैदान में कुछ भी नहीं है, दौड़िए, आप दौड़िए। आप बोलोगे तब भी बैलेंसिंग का थोड़ा खतरा है। मैंने कहा नहीं, बैलेंस कर लोगे, थोड़ा अलर्ट रहना। लेकिन तब भी कुछ भी करके आप उल्टा दौड़ने पर आप उस स्पीड को अचीव नहीं कर पाओगे जो आगे दौड़ने पर कर सकते हो। फेयर एनफ, सही बात है। जिंदगी में यदि आपको आगे बढ़ना है तो फिर पीछे नहीं जाना, ठीक। जब पीछे जाते हैं ना तो स्पीड कम करता है हमारी। पीछे जाके देखते हैं, अतीत को पकड़कर हम देखते हैं ना कि पास्ट में हमारे साथ ये घटा है और उस अतीत को पकड़े रहते हैं ना तो कभी भी वो बोझे के समान होता है और वो पीछे की ओर ही खींचता है आपको, ठीक है। जब पास्ट इज लाइक ए बैगेज, जितना ज़्यादा पास्ट को तुम याद करोगे उतना बड़ा बैगेज तुम अपने कंधे पर रखकर चलोगे। जितना बड़ा बैगेज तुम कंधे पर रखकर चलोगे उतना तुमको आगे दौड़ने में दिक्कत होगी। तो रिमूव दैट बैगेज, उस बैगेज को बाहर निकालिए। जो भी हुआ पास्ट में, कैसे पढ़े, क्या था मेरा कौन। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ दी बच्चे पढ़ने की बजाय इस बात पर दुखी होते रहते हैं कि मेरा चौथा अटेम्प्ट है, मेरे 3 अटेम्प्ट बर्बाद चले गए, मेरे 4 अटेम्प्ट, मैं तो 5वां ड्रॉप आउट हूँ। अरे तुम्हारे उससे होता क्या है? 3 साल तुम्हारे गए, तुम अभी अपने आप को फ्रेशर समझो। जब तुम अपने दिमाग को खुला रखोगे ना, ओपन टू एक्सेप्ट द चेंज, देन यू विल ओनली चेंज। यदि तुम्हारे अंदर तुमने अपने आप को ओपन ही नहीं किया कोई चीज़ को बदलने के लिए, तो तुम जैसा रिजल्ट दे रहे थे वैसा दोगे। तो नहीं सर, मेरी पहले वाली कोचिंग में ऐसा होता था, मेरे पहले वाले क्लास में ऐसा होता था। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं हुआ ना। अब तुम ओपन करो अपने दिमाग को, ब्रॉडली ओपन करो और जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो। फ्रेशर्स जो है वो ज़्यादा इस मामले में एडवांटेज लेते हैं कि उनके पास में कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं होती है। रिपीटर्स क्या करते हैं? पास्ट हिस्ट्री रख के घूमते, बोझा लेके घूमते। सर 4 साल का बोझा है तो पीछे रखेगा तुमको, तुम बोझे को फेंक दो, तुम भूल जाओ, तुम अपने आप को फ्रेशर समझो, ABCD से शुरू करो। देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस बुक का मैं एक कोटेशन बता रहा हूँ, ना तो किसी चीज पर शोक करने का कोई फायदा है, ना ही दर्दनाक स्मृति को याद करने का कोई फायदा है। इसे जाने दो, जीवन हमेशा ही चलता रहता है। हालांकि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पीछे की ओर चलते हुए हम लड़खड़ा रहे थे और हमेशा सामने एक बड़ी नई चीज होती है अगर हम उनके पीछे रहते हैं। एक निरंतर और दृढ़ जुनून बुढ़ापे की एक निशानी है। अगर मैं युवा होता, लोगों की भीड़ की राह में खड़ा है,
यह निश्चित रूप से युवा लोगों की उम्र है और वास्तव में बूढ़े व्यक्ति या आदमी को तब सफलता की बहुत कम आशा रहती है जब वो वृद्धावस्था में होते हैं। लेकिन वास्तव में वृद्धावस्था कुछ नहीं सिवा एक आयु भर के। यौवन अवस्था और आयु का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है और प्रत्येक के पास सफलता और विजय के अपने अपने नियम और कानून है। अब क्या होता है, मैं क्यों बोला वृद्धावस्था की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सर मेरी उम्र 25 साल हो गई, अब मैं क्या करूँ, मेरी 24 साल उम्र की मैं क्या करूँ, सर मेरी उम्र 23 साल हो गई मैं क्या करूँ। तुम्हारे दिमाग में है कॉपी किताब, तुमसे जो एग्जामिनेशन पेपर में तुमसे कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारा गोला भरते में तुम 25 साल का तुम नहीं भराऊंगा, सी यदि आंसर है तो मैं सी नहीं लगाऊंगा, मैं तो बी आंसर लगाऊंगा, तेरे को नहीं निकलने दूंगा, 25 साल का हो गया तो कोई नहीं पूछता आपसे। नोबडी बॉदर्स, सिर्फ तुम अपने मन के अंदर सोचते हो। और मैं कहता हूँ कई लोग जो है वो, ऐसे मैंने देखा कि मेरे परिचित मिले, उनकी 45 ईयर एज है और उनका बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ, तो अभी वो वकालत शुरू करना चाह रहे थे। तो वो कहते हैं बहुत लेट हो गया है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मैं कैसे जीवन चलेगा मेरा। मैंने उनको यही समझाया कि आप अपने आप को 45 का मानना बंद कर दीजिए, 25 का मानिए और आप काम पर जाइए। आप भूल जाइए आपके 45 के, सिर्फ दिमाग में है ना ये। तो 3-4 साल सीखेंगे, आप बढ़िया वकील बन जाएंगे। इंटेलिजेंट आदमी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। कुछ बड़ा लोन ले लिया होगा, फैक्ट्री उनकी बैठ गई, कुछ हो गया लफड़ा, कुछ तो वो जिंदगी में कहीं हो सकता है उठापटक। तो पॉइंट ये कि ये सब हमारे दिमाग में होता है, हम खुद गिन रहे होते, कोई नहीं गिन रहा होता। जिस काम को कर रहे हो वो भी नहीं गिन रहा होता, जो तुम अचीव करना चाहते हो वो भी नहीं गिन रहा होता। फिर दिमाग के अंदर, इसलिए अपने दिमाग में जो पढ़ते तुमने धूल की पढ़ते जमा रखी ना, उनको साफ करो भाई, ठीक है। पास्ट में देखना बंद करो, बैगेज को बाहर फेंक दो, फ्री इंडिपेंडेंट फ्री होके फिर आगे दौड़ो। कैसे नहीं जीतोगे, जरूर जीतोगे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।